कल हमने बात कही थी पूंजी बजटन के बारे में। तो पूंजी बजटन का अर्थ और पूंजी बजटन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा समझाया गया और पूंजी बजटन की तकनीक के बारे में बताया गया। पूंजी बजटन की 4 तकनीकें हैं। पहली तकनीक है पुनर्भुगतान अवधि, जिसको पेबैक पीरियड बोलते हैं। दूसरा होता है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, औसत प्रत्याय दर। तीसरा होता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। और चौथा होता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय दर। हम इन चारों विधियों के न्यूमेरिकल प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुनर्भुगतान अवधि यानी पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के लिए हमें इस इलस्ट्रेशन को, उदाहरण को समझना होगा कि हमें पेबैक पीरियड निकालना कैसे है। प्रश्न में ये एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण में स्पष्ट किया गया है कि एक A मशीन है और एक B मशीन है। A मशीन जो है वो पहले साल 20,000 रुपये देती है, दूसरे साल भी 20,000 रुपये कमा के देगी, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, यानी प्रति वर्ष 20,000 रुपये कमा के देगी। जबकि मशीन B पहले वर्ष 10,000 देगी, दूसरे साल 15, फिर 25, फिर 30, फिर 30। और इन्होंने नीचे लिखा है कि प्रारंभिक विनियोग 60,000 है। ऊपर अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो इनिशियल कॉस्ट इसकी 60,000 रुपये दी गई है। तो हमें ये निकालना है कि पेबैक पीरियड के अंतर्गत हमारे 60,000 रुपये कितनी अवधि में वसूल हो जाएंगे। तो पेबैक पीरियड निकालने के 2 तरीके हैं। यदि एक समान प्रतिवर्ष प्राप्ति होती है तो आप इसमें देखेंगे नीचे निकालने का तरीका बताया गया है, जहाँ ये बताया गया है कि पेबैक पीरियड निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कैश इनफ्लो का हम भाग लगाएंगे। तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 था, कैश इनफ्लो इसका 20,000 रुपये आया। तो 60,000 में 20,000 का भाग लगाया तो 3 इसका पेबैक पीरियड आया। यही अगर हम पुनर्भुगतान अवधि के अंतर्गत जब एक समान प्राप्ति नहीं होती है तो पहले साल 10,000 हुए, फिर 15 हुए, फिर 25 हुए, तो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, चेन बनाएंगे। जैसा कि चेन बनाना दिखाया गया है प्रोजेक्ट 1 के अंतर्गत। ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बनानी दिखाई है। पहले साल 20,000, दूसरे साल 20 आए तो 40 हो गए, तीसरे साल फिर 20 आए तो 60 हो गए, फिर 20 आए तो 80 हो गए, फिर 100 हो गए। तो यदि हमारे 50,000 रुपये की बात हो रही है तो 2 वर्ष में 40,000 होते हैं, 3 वर्ष में 60,000 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में हमारे 50,000 रुपये हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि निकालने का तरीका यहाँ बताया गया है कि इसमें हमारे कितने पैसे वसूल हो गए और कितने पैसे वसूल होने बाकी हैं। तो हमारे पैसे वसूल हुए हैं यहाँ पे, अगर आप एक सेकेंड सूत्र का प्रयोग करेंगे और आगे जाके पहले मशीन का तो ये हो गया। प्रोजेक्ट B की यदि बात करें तो प्रोजेक्ट B में देखिए आप पहले साल 10,000 रुपये मिले, फिर 25 मिले, फिर 50 मिले। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पूरा तो पेबैक पीरियड जो है वो 3 वर्षों में 50,000 रुपये हो गए। अब इसके 60,000 रुपये निकालना है। इसके कितने निकालना है? 60,000 रुपये। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इसके 50,000 रुपये वसूल हो गए। तो इसका सूत्र लगेगा संपूर्ण वर्ष 3, ये देखिए संपूर्ण वर्ष 3 हो गए इसके। 3 वर्ष में बकाया राशि तो यहाँ तक वसूल हो गए 50,000। इन्वेस्टमेंट था 60,000, तो 60 में से 50 गए 10,000। 10,000 में 30,000 का भाग लगाएंगे तो नीचे देखिए 3 से 1/3, यानी अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा 3 से 1,000 भाग 3,000 बराबर 0.3। तो नीचे लिखा हुआ है 3 से 3/3 वर्ष, 3 से 1/3, ये इसका पेबैक आएगा प्रोजेक्ट B का। प्रोजेक्ट B का आएगा 3 से 1/3 और प्रोजेक्ट A का आएगा 3। प्रोजेक्ट A का तो ये पूरा हो गया, ये नीचे प्रोजेक्ट A का था, ये नीचे प्रोजेक्ट B का है 3 से 1/3। इस प्रकार से पेबैक पीरियड दोनों का निकालने का एक ही तरीका। यदि एक समान प्राप्त होता है तो पहले में तो 3 हो गया, असमान प्राप्त होता है तो सूत्र लगेगा। सूत्र यह है संपूर्ण वर्ष प्लस बकाया राशि बट्टा अगली किस्त। ये मैंने कल के पिछले वीडियो में पूरा सूत्र लिख के समझाया है। इसी प्रश्न में दूसरी बात पूछिए, पुनर्भुगतान अवधि बाद लाभदायकता ज्ञात कीजिए। तो लाभदायकता का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का सूत्र है
कि आपके टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ कितना आया माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रोजेक्ट ए का अगर देखें तो 1 लाख रुपए मिले, जबकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 था। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये 1 लाख रुपए होगा और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 था। तो इन दोनों का डिफरेंस, और इसको अगर आप जोड़ेंगे प्रोजेक्ट बी को तो 10,000, 15, 25 और 25, 50, 50 और 60, 1,10,000 होता है। 1,10,000 में से ये कटेंगे। तो उसका तरीका ये है, ये आगे अपन ने चल के दिखाया। पोस्ट पे बैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी का 1,10,000 में से 60,000 गए, 50,000, और अगर पहले का देखेंगे तो 1 लाख में से ये गए। क्लियर? ये पहली विधि जिसमें पे बैक पीरियड निकालने के सारे तरीके समझाएगा। पे बैक पीरियड के बाद में दूसरा है हमारी विधि है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने का सूत्र है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। वह वार्षिक प्रतिवर्ष प्राप्ति जो कर व मूल्यह्रास घटाने के बाद प्राप्त हुई हो, उसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग लगेगा और 100 से गुणा होगा। अब हमारा प्रश्न ये पैदा होता है कि ये एवरेज इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट को समझाया है। एवरेज इन्वेस्टमेंट को समझाया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग लगाना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट को एवरेज एनुअल इनकम एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में भाग लगा के 100 से गुणा करेंगे तो ARR निकल जाएगा। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं अपन। एक सेकेंड रुकना, इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण ये है कि इनिशियल आउटले 1 लाख है, एनुअल कैश इनफ्लो 1750 है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और सेल्वेज वैल्यू 0 है। सेल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही होती है। जो मशीन के अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद बेचने से कचरे से जो मूल्य मिलता है स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो हमारा है एवरेज एनुअल इनकम। तो एवरेज एनुअल इनकम इसको देखिए, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 1750 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 1750 दिया हुआ है तो यूँ के यूँ 1750 लगाएंगे। इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग लगाएंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 0, तो सीधा 10,000 का भाग लग जाएगा। तो सीधा 10,000 का भाग लगाने से कैसे निकलेगा, पहले का 1750 माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन, यहाँ कहीं डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी गई है। तो मूल्यह्रास का सूत्र है प्रारंभिक विनियोग माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ। चूँकि प्रारंभिक विनियोग 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो 10,000 में 10 साल का भाग लगाएंगे तो प्रति वर्ष का मूल्यह्रास आएगा 1,000 रुपये। तो 1750 में से पहले 1,000 घटेगा। ये यहाँ देखिए आप ढंग से, ये 1750 है, ये 1,000 रुपये घटाया तो पीछे बचे 750। 750 में 10,000 का भाग लगा के 100 से गुणा किया तो 7.5 आया। ये प्रोजेक्ट ए की बात हो रही है। यही बात जब प्रोजेक्ट बी के बारे में करेंगे तो प्रोजेक्ट बी देखिए, बी में लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, कैश इन फ्लो फर्स्ट 5 ईयर में 2,000, सेकेंड 5 ईयर में 1,500 रुपये। तो 5 साल तक 2,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे तो 10,000 रुपये मिलेंगे, और अगले 5 वर्ष 1,500 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे तो 7,500 रुपये हो गए। तो दोनों मिलाएंगे तो कितने हो गए, 17,500। तो इसको इसने समझाने की कोशिश की है, 2,000 × 5 प्लस 1,500 × 5 17,500। 17,500 में से मूल्यह्रास घटेगा 1,000 रुपये, तो पीछे बचे 750। 750 में 10,000 का भाग लगाएंगे तो ये इन्होंने निकालने की कोशिश की है। ये आप यहाँ देखिए, 1750 में से 1,000 गए। ये प्रोजेक्ट बी का भी 7.5, इसका भी 7.5 आया था और इसका भी 7.5 आया। क्लियर? अब ये कि ये चीज़ तीसरे उदाहरण में वापस देखिए। तीसरे उदाहरण में कहा है एनुअल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, एनुअल कैश इनफ्लो 1750, लाइफ 10 साल और स्क्रैप वैल्यू 4,000। इस तीसरे उदाहरण में इन्होंने कहा स्क्रैप वैल्यू 4,000 आएगी। जब स्क्रैप वैल्यू 4,000 आएगी तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते वक्त स्क्रैप वैल्यू को जोड़ना होगा। आपको दिख रहा है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जोड़ना होगा। तो इस प्रश्न में क्या किया है, एनुअल कैश इनफ्लो 1750 माइनस डेप्रीशिएशन। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से सेल्वेज वैल्यू कटेगी, फिर लाइफ का भाग लगेगा। पहले उदाहरण में अपने 1,000 रुपये घटाए थे क्योंकि सेल्वेज वैल्यू थी नहीं, दूसरे में भी नहीं थी इसलिए 1,000 रुपये फिर घटाए। ये देखिए, आप पहले में भी आप कोशिश करेंगे तो ये 1,000 रुपये यहाँ घटे थे, दूसरे में भी अगर आप देखेंगे तो ये 1,000 रुपये यहाँ घटाए थे,
तीसरे में चूंकि सेल्वेज वैल्यू है तो सेल्वेज वैल्यू 10,000 में से 4,000 घटेगी तो पीछे बचे 6,000। 6,000 में 10 का भाग लगाया तो 600, तो 1750 में से 600 गए तो 1150। 1150 का 100/1000 करेंगे तो 11.5। ये 11.5 इसकी आई है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 3 तरीके से 3 उदाहरणों से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट के बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, औसत प्रत्याय दर ज्ञात कीजिए। ये तीनों में आपको निकाल के दिखाई है। अब ये कह रहा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये सारे तीनों आपने जो निकाला है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे निकाला है। इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग लगाया, इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग लगाया, इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग लगाया। अब हमारे प्रश्न में ये कहा गया था कि 2 तरीके से निकल सकता है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी निकल सकता है और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। ये देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे निकला हुआ और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकला हुआ। यदि एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालना है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में हमें इसको काम में लेना होगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू जोड़ के 2 का भाग लगाना होगा। तो पहले उदाहरण में और दूसरे उदाहरण में तो स्क्रैप वैल्यू, आप सेल्वेज वैल्यू देखिए कुछ है ही नहीं। अगर आप पहले उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा सेल्वेज वैल्यू है ही नहीं। पहले में भी नन है, दूसरे में भी नन है, लेकिन तीसरे में 4,000 है। तीसरे में 4,000 है इसलिए तीसरे का एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा 10,000 प्लस 10,000 में से 4,000 घटेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10,000 में से 4,000 जुड़ेगा तो ये हो गया 14,000। 14,000 में 2 का भाग लगेगा तो एवरेज 7,000 आएगा। पहले और दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट 10,000 में 2 का भाग लगेगा 5,000, दूसरे में भी 10,000 में 2 का भाग लगेगा, लेकिन तीसरे में देखेंगे तो 14,000 में तो 7,000 आ जाएंगे। तो इससे ये परसेंटेज चेंज हो जाएंगे। फ़र्क क्या पड़ा पहले और दूसरे में? पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे था, दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट पे है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। चूँकि पहले और दूसरे उदाहरण में स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है तो प्रारंभिक विनियोग में ही 2 का भाग लगा दिया सीधा। जब स्क्रैप वैल्यू दी गई है तो उसको जोड़ के 2 का भाग लगाया गया। ठीक है, ये हुआ दूसरा मेथड जिसमें ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को समझाया गया। तीसरा है हमारा NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, शुद्ध प्रत्याय दर। शुद्ध प्रत्याय दर निकालने के लिए इलस्ट्रेशन हमने लिया है। इस इलस्ट्रेशन में हमने देखेंगे कि निम्न सूचना के आधार पर 2 परियोजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना कीजिए और बताइए कि इनमें से किस परियोजना को स्वीकृत किया जाए और बट्टा दर 10% है। ये देखिए बट्टा दर इसने 10% यहाँ बड़े प्रेम से दी है, ये 10% है। अब 10% बट्टा दर है तो 10% बट्टा दर होने पे NPV की रेट हमें निकालनी होगी। ये वाले ये NPV की रेट कैसे निकलेगी, ये निकालने का पहले तरीका मैंने बताया है। ये देखिए ये ऐसे निकलती है। 1 रुपया 0 वर्ष में 1 रुपये के बराबर होता है। 1 रुपया 1 वर्ष बाद 1.2 का 1.10 हो जाता है। 1.10 में 1 में 1.10 का भाग लगाएंगे तो पहले वर्ष 909 आएगी। वही 2 वर्ष बाद करेंगे तो 826 आएगी। तीसरे वर्ष करेंगे तो 0.75 आएगी। चौथे साल ये आएगी, 5वें साल ये आएगी। इसको यदि हम कैलकुलेटर पे यूज़ करें तो कैलकुलेटर पे एक बार यदि ये निकाल लें, एक बार 1 भाग 1.10 करेंगे तो पहले साल की वैल्यू आ जाएगी। अगले वर्ष की निकालनी है तो बराबर का स्विच दबाएंगे तो नेक्स्ट ईयर की आ जाएगी। फिर बराबर का स्विच दबाएंगे अगले वर्ष की आ जाएगी। फिर बराबर का स्विच दबाएंगे अगले वर्ष। ऐसे हम चाहें तो कितने वर्षों की भी निकाल सकते हैं। ये मैंने समझाने की कोशिश की 10% पे। यही 10% की जगह यदि डिस्काउंट रेट 12% हो तो 1 में 1.12 का भाग लगाएंगे तो पहले साल ये आएगी। फिर 1.12 का 12% निकाल के 1.12 में जोड़ेंगे फिर तो ये 797 आएगी। इसी तरह से आगे निकलती चली जाएगी। कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 1 भाग 1.12 करके बराबर का स्विच दबाएंगे तो अगले वर्ष की आ जाएगी। फिर बराबर का दबाएंगे तो उससे अगले वर्ष की आ जाएगी। फिर बराबर का दबाएंगे तो उससे अगले वर्ष की आ जाएगी। यही प्रश्न में डिस्काउंट रेट यदि 8% दी गई हो तो हम ऐसे करेंगे 1 भाग 1.08 तो पहले साल की ये आएगी। यही अगर अगले साल की दबानी है तो बराबर का स्विच दबाते रहेंगे, इसको निकालते रहेंगे। तो हमने 10% की रेट देखी तो पहले साल की 909, दूसरे साल की 826, तीसरे की ये, चौथे की ये, 5वें की ये। वापस बैक जाके देखेंगे यही रेट, वापस बैक जाके देखेंगे हम तो ये रेटें सारी दी गई है। पहले साल की ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये, 5वें की है। अब हमने प्रश्न में देखा प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में पहले साल में 7,000 रुपये मिले, दूसरे साल में 12 मिले। ये देखिए ये 7 मिले, ये 12 मिले, फिर 12 मिले, फिर 5 मिले, फिर 4 मिले।
और आखिरी वर्ष में स्क्रैप वैल्यू के ये देखिए, ये यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दी गई है, स्क्रैप वैल्यू के 2,000 रुपये और मिले। ये प्रोजेक्ट ए की बात हो रही है। सेम प्रोजेक्ट बी की बात करें तो ये देखिए 22,000 रुपये मिले, फिर 12,000 रुपये मिले, फिर 7,000 रुपये मिले, ऐसे मिलते चले जाएंगे। और ये इसकी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे 3,000 रुपये दी गई है, जिसको जोड़ दें। ये एनपीवी कैसे आया, ये निकाल के दिखाया आपको। अब करना क्या है, इस 7,000 को 0.909 से गुना कीजिए तो ये वैल्यू निकल गई आपके। इसी तरह से 12,000 को 826 से गुना कीजिए तो 9912 निकल गया। फिर 12,000 को 751 से गुना कीजिए तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमने 5 सालों की 30,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उस पर निकाली है। 5वें वर्ष में हमारा स्क्रैप वैल्यू भी हमें 2,000 रुपये प्राप्त होगा, तो उसकी भी 0.621 से हमें गणना करनी है। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट बी की भी एनपीवी तो यही है हमारी। इस एनपीवी को प्रोजेक्ट बी में जो पैसे हमें मिलेंगे 22,000 को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। 22,000 को 0.909 से करेंगे तो 19,998 आएंगे। 12,000 को 0.826 से करेंगे तो 9912 आएंगे। 7,000 को 0.751 से करेंगे तो 5257 आएंगे। इसी तरह से ये कैलकुलेशन करेंगे 5 सालों का, और 5वें साल में स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपये की हमारी एनपीवी 0.621 से करेंगे तो 1,882 आएंगे। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है एनपीवी में कि हमारा प्रारंभिक विनियोग प्रोजेक्ट ए में 30,000 रुपये था और हमारा प्रारंभिक विनियोग प्रोजेक्ट बी में 40,000 रुपये था, और 30,000 के बदले में हमें मिले 32,428, तो 2,428 रुपये हमें अतिरिक्त मिले। जबकि प्रोजेक्ट बी की यदि हम बात करें तो हमें 40,000 के बदले में 42,929 रुपये मिले, यानी 2,929 रुपये ज़्यादा मिले। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस परियोजना को स्वीकार किया जाए, पूछा ना। तो इसमें से हम ये कहेंगे इन दोनों परियोजनाओं का फाइनली निस्तारण करेंगे यहाँ जाके, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट ए की ये स्थिति है, 2,428 रुपये हमें ज़्यादा मिले, प्रोजेक्ट बी में 2,929 रुपये ज़्यादा मिले। इन दोनों परियोजनाओं की तुलना करें तो प्रोजेक्ट बी में ए की तुलना में 500 रुपये अधिक मिले। तो चयन यदि करना है तो प्रोजेक्ट बी का करना है, क्योंकि ए से अधिक एनपीवी मिली। क्लियर। अब एनपीवी हम निकालते यूँ हैं कि एक्चुअल में हमें लगता है कि हमने 30,000 रुपये का प्रोजेक्ट था, और 30,000 रुपये की अगर टोटल करें हम तो आप देखिए पहले साल 7,000 मिले, फिर 12 मिले, फिर 12 मिले, तो 12 और 12 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 5 40, 40 और 2 42, तो लगाए तो 30 मिल 42 रहे, 12,000 का फ़ायदा हो रहा है। वास्तव में एनपीवी विधि से करते तो पता लगता है फ़ायदा 12,000 का नहीं हुआ, मात्र 2,400 रुपये का हुआ। इसी तरह से यदि हम प्रोजेक्ट बी की बात करें तो हमने 40,000 रुपये लगाए और मिले कितने वापस, तो वापस मिले 22,000 और 12,000 34,000, 34 और 7 41,000, 41 और 5 46, 46 और 4 50 और 3 53, 53,000 रुपये मिले, तो 13,000 का फ़ायदा हुआ। लेकिन एनपीवी विधि से निकाल के देखते हैं तो 13,000 का फ़ायदा नहीं हुआ श्रीमान जी, ये केवल 2,929 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो ये थी तीसरी विधि एनपीवी, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी होती। चौथी हमारी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अपन आंतरिक प्रत्याय दर बोलते हैं। तीसरी विधि है हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको IRR बोला जाता है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो अब आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये IRR विधि है। IRR विधि के अंतर्गत निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और डिस्काउंट रेट को कंपेयर किया जाएगा। ये है IRR का सूत्र। IRR का सूत्र ये बताता है कि इंटरनल रेट ऑफ रेट निकालने के लिए ए, यानी ए और बी दो डिस्काउंट रेट होगी, तो लोअर डिस्काउंट रेट को ए बोलते हैं, हायर डिस्काउंट रेट को बी बोलते हैं। लोअर डिस्काउंट रेट और हायर डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट में यहाँ मैं एक मिनट वापस इसको सुधारना चाहूँगा। लोअर डिस्काउंट रेट को ए बोलते हैं, लोअर, और हायर डिस्काउंट रेट को बी बोलते हैं। तो लोअर डिस्काउंट रेट 10%, 12%, ये कैलकुलेट करके समझाया। अभी प्रश्न देखते हैं वो क्या है, उसके बाद में बात करेंगे। प्रश्न हमारा यह है कि एक कंपनी के दो विकल्प की परियोजनाएं नीचे दी गई है, विवरण के आधार पर किसी एक परियोजना का चुनाव करना है। द कंपनी कैन अरेंज नेसेसरी फंड एट 8% कंप्यूट एनपीवी एंड IRR। दोनों प्रश्न पूछ लिए, पिछली विधि जो एनपीवी थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस प्रश्न को दो विधि से हल करना है, पहले एनपीवी से, फिर IRR से। और डिस्काउंट के रेट दिए हमें
अब देखेंगे ये डिस्काउंट की रेट हमें जो दी गई है वो 8% दी गई है। तो 8% डिस्काउंट रेट पे अपन इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए ये देखिए आप, ये 8% डिस्काउंट रेट पे प्रश्न में ही दिया गया है, ये रेट है। 10% पे ये रेट है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये 8% की रेट है, ये 10% की रेट है, ये 12% की रेट है और ये हमारी 14% की रेट है। ये वाली 14% की रेट है, हमें 8% पे करना है। तो 8% पे करने के लिए हमें कहा कैश इनफ्लो 1,20,000, 10,000, 10,000। कैश इनफ्लो पहले साल 1,00,000 रुपये मिलेगा, फिर 20,000 मिलेगा, फिर 10,000 मिलेगा, फिर 10,000 रुपये मिलेगा। लगाए हमने 1,18,720 रुपये। तो ये हमने पैसे लगाए, हमारे 8% रेट पे डिस्काउंट रेट ये है 0.926, ये जो भी है। अब अपन क्या करेंगे, 1,00,000 रुपये जो हमें मिले उसको इससे गुणा करेंगे तो हमें कितना मिला। 20,000 को 857 से गुणा करेंगे, 1,00,000 को 0.926 से करेंगे, 10,000 को 794 से करेंगे, 10,000 को 735 से करेंगे। तो 1,18,750 जो हमारे लगे थे उसके बदले में हमें मिले हैं 1,25,030 रुपये। तो 1,18,720 रुपये में से घटाए तो 6,310 रुपये हमारे प्लस में रहे। ये हमने निकाला है एनपीवी से, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। ये जो हमने निकाला है ये किससे निकाला है, एनपीवी से। ये हमारा क्या है, एनपीवी फैक्टर है। अब इसी को आईआरआर से वापस करना है। तो इसी प्रश्न को जब आईआरआर से करेंगे तो हम देखेंगे पहले साल 1,00,000 मिला, दूसरे साल इतना मिला, तीसरा इतना मिला और हमारी प्रेजेंट वैल्यू 8 ये थी, ये वाले। कैश इनफ्लो 8% पे ये यहाँ तक तो अभी हमने प्रश्न ही उतारा है। अब इसी को ये कह रहा है कि 8% से करना है, हाईएस्ट 14% से कंपेयर करना, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो लोएस्ट और हाईएस्ट में इसने 14% पे करके देखा, ये 14% की रेट है ये वाले। ये प्रश्न में ऊपर दी गई है, ये यहाँ दी गई है 8,77,770। इसको इससे गुणा किया, 92,600 को इससे गुणा किया, 17,000 को इससे गुणा किया, 7,940 को इससे किया, 7350 को 0.592 से किया, ये वैल्यू आई। और इसमें से ये घटाया तो इसका नेट आया वैल्यू 2,950 माइनस में। देखिए कम मिले हैं पैसे। परियोजना 1,18,720 की थी, मिले 1,15,000, 2,950 का नुकसान हुआ 14% रेट पे। 8% रेट पे 6,300 का फ़ायदा हुआ। इसी को जब अपन आगे लेंगे अगले पेज पे तो ये इसको समझाने की कोशिश करेगा। अगर देखिए इंटरनल रेट पे करना है, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। इंटरनल रेट पे करेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, लोअर डिस्काउंट रेट 8%, पीवीए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए 1,25,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर ए। पिछले चैप्टर में जाके, पिछले पेज पे जाके देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर ए का कितना है, 1,25,030 आया था, ये आएगा। और उसके बाद में सी का मतलब प्रारंभिक विनियोग से है जो 1,18,720 है। और पीवीए वही 1,25,030, पीवीबी 1,15,720, 1,15,720 ये आया। ये रहा आपके 1,15,770, सॉरी 20 नहीं है ये वाला, 1,15,700 ये था इसका। और ये था आपके 8% वाले का, ये रहा 8% वाले का। तो ये दोनों की ये वाली वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यू को लेंगे और इन दोनों वैल्यू के बाद में सूत्र वही है, पीवीए यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, नीचे भी पीवीए यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, सी का मतलब प्रारंभिक विनियोग से है, पीवीबी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी। इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, बी का मतलब है हायर डिस्काउंट रेट, ए का मतलब है लोअर डिस्काउंट रेट। तो इसमें से ये घटाया, कैलकुलेशन किया तो इसका पूरा आया 12.08। ये था प्रोजेक्ट ए का। ऐसे कैसे सेम प्रोजेक्ट बी का भी वापस निकालना है। पहले 8% पे निकाला, फिर 8 और 14 दोनों का निकाला, फिर दोनों का डिस्काउंट। देखिए ये पहले 8% पे निकाला, फिर ये 8 पे वापस निकाला, ये वाला सेम पोर्शन यहाँ निकाला, फिर ये 14% डिस्काउंट रेट प्रश्न में से उठाई, फिर ये इसका जो कैश इनफ्लो था ये वाला, इसको इससे गुणा किया, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई। अब पहले में तो आई है 6,540 प्लस में, दूसरे में आई है माइनस में। अब इसी को वापस आईआरआर से करेगा, तो इसको आईआरआर से करने के लिए यही सूत्र वापस लगाएगा और प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों को कैलकुलेशन करके निकालेगा कि एनपीवी में तो प्लस 6,320 है, आईआरआर 12.08 है। ये 12.08 यहाँ से निकाला है, ये देखिए आप, ये रहा 12.08।
और इधर का देखिए तो ये निकाला है इसने प्रोजेक्ट बी का 6,540, तो 6,540 कहाँ से आए, तो 6,540 ये यहाँ से 6,540 लिया इसने। और फिर उसने कहा है कि प्रोजेक्ट बी में उसका 10.175, ये 10.175 ये इसका फाइनल कंक्लूजन है। ये ए का है और ये बी का है। तो इस पूरे चैप्टर में 4 प्रैक्टिकल मेथड थे। पहला पेबैक, दूसरा ARR, तीसरा NPV, चौथा IRR। मैंने चारों को बहुत कम समय में इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।